कि इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ वेव्स एंड सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, तो उसकी वजह से हमारा जो है स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। तो स्टेशनरी वेव्स बनने के जो रीजंस होते हैं, क्या होता है उसमें, जो टू आइडेंटिकल वेव्स होती हैं ऑफ हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी विथ सेम स्पीड अलोंग द सेम पाथ। देन जब वो सुपरपोज करेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव्स हमारी निकल के आएंगी उनका कोई मूवमेंट नहीं होगा अदर डायरेक्शन में, उसी पोजीशन पे वो रुकी रहेंगी। जब वो रुकी रहेंगी तो उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी का जो मीडियम में ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं होगा। उसमें उसी में किसी जगह पे क्या होगा, नोट्स बनेंगे, किसी पॉइंट नोट्स बनेंगे। नोट्स में क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, एम्पलीट्यूड जीरो होगा, राइट। तो इस तरीके से जो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि स्टेशनरी वेव्स बनती कब है, ठीक है। और स्टेशनरी वेव्स में ये होता है कि दो नोड्स के बीच में जो सेपरेशन होता है वो जो है λ/2 होता है, एंड टू कंजिक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स के बीच में जो सेपरेशन होगा वो λ/4 होगा, और सेपरेशन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव एंटी नोड्स, जो उनके बीच में जो पैर सेपरेशन होगा बाई λ/2 होगा। तो ये थोड़ा सा जो है एक्टिंग हमें माइंड में रखने पड़ेंगे स्टेशनरी वेव बनती कब है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, आपको मैंने बता दिया कि दो आइडेंटिकल वेव्स होनी चाहिए जिनकी जो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम हो, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, और उसके बाद सुपरपोज करना होता है। जब सुपरपोज करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेव्स बनेगी उनमें कोई आइदर डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ उसमें ऐसे पॉइंट होंगे जहां नोट्स बनेंगे। नोट्स मतलब उसमें कोई एम्पलीट्यूड नहीं होगा, एंटी नोट मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, राइट। तो उसमें कोई एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन अलोंग द मीडियम नहीं होगा, राइट। ये सिंपल सा डिफिनेशन होना चाहिए, स्टेशनरी वेव का कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल में क्या होगा, दो बार एनर्जी जो है पोटेंशियल और काइनेटिक, दो बार जो एनर्जी मैक्सिमम होगी, होल काइनेटिक होगी, होल पोटेंशियल होगी, दो बार इस साइकिल में। एक साइकिल में जो है, कहने का मतलब है कि दो बार एनर्जी जो है पोटेंशियल और काइनेटिक, दो बार जो है होली पोटेंशियल होगी, होली काइनेटिक होगी, राइट। दूसरा जो है, all particle attains their individual velocity maximum while passing through the same mean position। मीन पोजीशन में जितने पार्टिकल जो पास करेगा, इंडिविजुअल पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी जब वो पास करेगा मीन पोजीशन से। इंडिविजुअल वेलोसिटी की बात हो रही है, ना कि जो होल पार्टिकल की बात हो रही है। इंडिविजुअल वेलोसिटी जो है आप पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी जब वो पास करेगा मीन पोजीशन पे, तो वहां जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तीसरी जो है, बता ही दिया आपको, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अलोंग द मीडियम इन आइदर डायरेक्शन, और सेपरेशन तो आपको मैंने बता ही दिया। तो कुछ ये कंडीशन आपके माइंड में रखनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि जो प्रोग्रेसिव वेव में हमने क्या देखा था, प्रोग्रेसिव वेव में हमने क्या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, एनर्जी पूरे और मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन था। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें पार्टिकल जो है अपने किसी पॉइंट पे जो कन्फाइंड होते हैं, इसकी वजह से इसको जो है या तो स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं या स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफिनेशन में आइडिया होना चाहिए कि स्टेशनरी वेव बनते कैसे हैं, ठीक है। बिल्कुल इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज माइंड में रखनी पड़ेंगी जो प्रोग्रेसिव वेव से जो है डिफरेंट होती हैं, राइट। उसमें क्या होता था कि जो नोट्स और एंटी नोट्स बनते हैं, क्या होता था, एंटी नोट्स में उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होती थी, मतलब कोई एनर्जी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता था। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स। तो कुछ अभी हम ये पॉइंट देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज कोई प्रोग्रेसिव वेव्स है जिसकी टाइम पीरियड t है और उसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो दो हार्मोनिक वेव्स है अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं। सपोज ये हमने जो डार्क लाइन दिखाया है ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये डॉटेड लाइन दिखाया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहा है।
बट इनका जो फेज जो है सेम है, फेज सेम है, मतलब जो क्रेस्ट है तो क्रेस्ट है, थ्रो है तो थ्रो है। तो अगर इसको कंसाइड करेंगे तो दोनों के जो फेज जो है सेम रहता है। लेकिन जब वो सुपरपोज करती हैं, सुपरपोज एट द टाइम ऑफ t0, तो क्या होता है, जब जैसे वो सुपरपोज करेंगे तो उनका जो वो क्या नाम है डिस्प्लेसमेंट होगा जस्ट डबल हो जाएगा। मतलब ये दिस वन है, दिस वन, दिस वन है, तो दिस वन ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा, यानी कि जो है उसका एम्पलीट्यूड होगा 2a हो जाएगा एट द टाइम ऑफ t0, राइट। तो इसी तरीके से एट द टाइम ऑफ t/4 करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है, ईच वेव एडवांस ए डिस्टेंस λ/4 फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अगर ऐसा होगा लाइक दिस, ऐसा बनेगा, एक वेव ऐसा होगा, दूसरी वेव इस साइड में जाएगी, इस तरीके से होगी, है। तो जो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी वो मीन पोजीशन में उसके पार्टिकल जो मूव करते रहेंगे। जो रिजल्टेंट वेव हमारा आएगा ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो पार्टिकल अबाउट मीन पोजीशन जो है मूव करते रहेंगे, राइट। इसी तरीके से अगर हम टाइम जो t/2 करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, ईच वेव जो है डिस्टेंस ऑफ λ/2 होते हैं फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। इस कंडीशन में t/4 में तो क्या होगा, जो वेव जो एडवांस करते हैं एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में λ/4 होगा, इस कंडीशन में λ/2 होगा, बट अगेन द सेम फेज में हो जाते हैं। एंड फॉर t जब उनका टाइम पीरियड t/2 होता है तो अगेन वो सेम फेज में हो जाते हैं। जब सेम फेज में हो जाएंगे तो उस कंडीशन में भी जो है उनका जो डिस्प्लेसमेंट जो है, जो रिजल्टेंट आएगा वो डबल हो जाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, राइट। इसी तरीके से अगर टाइम पीरियड 3t/4 कर देते हैं, मतलब 3t/4 मतलब क्या होता है, 3λ/4 फ्रॉम अपोजिट फेज। मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वेव्स आएगी वो हेड दूसरे की थ्रू होगी, यानी कि जो उसका जो होगा मतलब उसे एडवांस में होगी वो, जैसे इसमें दिखाया था ये होगा इस तरीके से, तो इसी तरीके इसमें भी होगा। मतलब एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से, यानी कि 3 इसमें t/4 हो गया, यानी λ/4 है, इसमें 3λ/4 होगा, 3λ/4 होगा। तो लेकिन इसमें भी जो अपोजिट फेस में होंगे, अपोजिट फेस में होंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो पार्टिकल मूव करेंगे लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, राइट। तो यहाँ इस कंडीशन में एट द टाइम t/4 में अबाउट द मीन पोजीशन मूव करते हैं, 3t/4 में भी इसमें भी अबाउट मीन पोजीशन मूव करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जो रिजल्ट लास्ट में जो रिजल्टेंट निकलता है हमारा सुपरपोज करने के बाद, तो रिजल्टेंट जो वेव आएगी उसमें भी जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव तो करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, राइट। इसी तरीके से आप t कर देते हैं, यानी कि टाइम पीरियड और टाइम जो बराबर हो जाता है, उस कंडीशन में भी जो हमारा जो रिजल्टेंट जो हमारी वो वेव्स निकले के आएंगी वो जस्ट सेम हो गया t=0 की तरीके से। उनका जो है रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा जो डबल होगा, मतलब इस कंडीशन में भी उनकी एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाती है। t=t में वो उनकी कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, नोट्स और एंटी नोट्स बन जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं इस दो वेव्स को, तो हम एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए t=0, t=t/4, t=t/2, t=3t/4 और t=T इस तरीके से टाइम लेंगे तो एक पूरी कंप्लीट साइकिल बन जाएगी और हम जो है नोट्स और एंटी नोट्स जो है बना लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा जो है ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती हैं, राइट। और दो नोट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो कंजुगेट नोट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा λ/2 होगा, और दो कंजुगेटिव एक नोट्स और दूसरे एंटी नोट्स के बीच में डिस्टेंस होगा λ/4 होगा। ये माइंड में हमेशा होना चाहिए। दो नोट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा λ/2 और दो एक एंटी नोट्स और एक नोट्स के बीच में उसके बीच में डिस्टेंस होगा वो λ/4 होगा,
राइट। तो ये माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझाने की कोशिश करी है, तो ये थोड़ा माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी, राइट। किससे निकालना है? सपोज दो साइनसॉइडल वेव्स हैं, साइन वेव्स हैं, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, विथ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है सेम है। जब उसको हम सुपरपोज करते हैं तो रिजल्टेंट हमारी जो है डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है साइनसॉइडल वेव्स, दूसरी वेव्स है जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो सपोज सुपरपोज के बाद हमारा रिजल्टेंट जो है डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। दोनों को हम ऐड करेंगे, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये जो है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला sin a प्लस p एंड प्लस sin a माइनस b, ये होता है 2 sin a cos p। तो ये उसको यूज करके हम ये निकाल लिया, करेंगे तो 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू, राइट। तो कह सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ये प्रोग्रेसिव वेव से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता था, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स का फॉर्म होता था, जो आर्गुमेंट होता था इस तरीके से होता था। यहां आर्गुमेंट में ऐसा नहीं है। तो ये जो है उसमें इसमें क्या शो करता है, ये फ्रीक्वेंसी तो सेम दिख रही है जो रिजल्टेंट वेव्स की, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है डिफरेंट नजर आ रहा है। मतलब ये जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल के आया है सुपरपोज के बाद ट्रांसवर्स वेव में जनरेट हुआ है, उसमें फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन जो है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा सारे पार्टिकल के लिए डिफरेंट आता है। तो इसी में हमें कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। सपोज इसके एम्पलीट्यूड में क्या चेंज आता है, इसका एम्पलीट्यूड जो है ये होगा 2a cos के एक्स, ये कब जीरो होगा, 2a cos x, यानी कि जो एम्पलीट्यूड कब जीरो होगा, a विल बी जीरो कब, जब cos x के एक्स इक्वल टू जीरो, cos के एक्स इक्वल टू जीरो। ये कब जीरो होता है, के एक्स इक्वल टू n प्लस हाफ पाई, मतलब cos 90 की वैल्यू तो जीरो होती है। तो cos 90 की वैल्यू जो मतलब इस तरीके से ले सकते हैं, के एक्स इक्वल टू n प्लस हाफ पाई, फिर n इक्वल टू 0 1 2 3, अगर जीरो रखते हैं तो π/2 आता है, cos π/2 की वैल्यू जो होती है जीरो होती है। इसी तरीके से अगर 1 रखते हैं 1 तो 3/2 पाई, वो भी वैल्यू जीरो होती है। तो मतलब एम्पलीट्यूड कब जीरो होगा, तो cos x इक्वल टू जीरो करेंगे और हम सॉल्व करते जाए। के क्या होता है 2 पाई अपॉन लेम्डा होता है इंटू x n प्लस हाफ पाई, x इक्वल टू n प्लस 1 लेम्डा बाई 4। मतलब इस पॉइंट पे जो है हमारा जो है x इक्वल टू 2n प्लस 1 लेम्डा अपॉन 4। कह सकते हैं जो आपका x की वैल्यू जो है जीरो, यानी एम्पलीट्यूड कब जीरो होगा, एम्पलीट्यूड जीरो मतलब क्या होगा, नोट्स बनेंगे वहां, राइट। तो अगर हम यहाँ n की वैल्यू जीरो रख दें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, लेम्डा अपॉन 4। इसी तरीके 1 की वैल्यू रखेंगे, 2 की वैल्यू रखेंगे, 3 वैल्यू रखेंगे तो x वैल्यू में निकल के आ जाएगी, राइट। तो जहां एम्पलीट्यूड जीरो होगा उसके लिए फॉर्मूला आपको x इक्वल टू n प्लस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 4 होना चाहिए। ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, राइट। उसी तरीके से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, cos kx इक्वल टू प्लस माइनस 1, cos kx इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी kx इक्वल टू n पाई। पाई की किसी वैल्यू पे जो उसकी 1 होती है, cos पाई की वैल्यू 1 होती है, तो kx n पाई, x इक्वल टू n पाई लेम्डा अपॉन 2,
क्योंकि के की वैल्यू आप जब 2 पाई अपॉन लेमडा लिखोगे तो इधर दोनों साइड में पाई पाई कट जाएंगे, तो एक्स इक्वल टू एन पाई लेमडा अपॉन 2 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू एन की आप पुट करोगे यहां, तो आपकी एक्स इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 आ जाएगा। जैसे जैसे एन की वैल्यू पुट करोगे एक्स की वैल्यू निकलती आ जाएगी, और वहां जो है एम्पलीट्यूड जो है आपका मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ क्या मतलब क्या होता है, एंटी नोड्स बनेंगे, यानी दो नोड्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि सेपरेशन होता है, कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 होता है। उसी तरीके से दो एंटी नोड्स के बीच में सेपरेशन कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2। इस तरीके से निकल के आगे एम्पलीट्यूड कब जो है 0 होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, इसके रिलेशन आपके पास माइंड में होना चाहिए, दिस राइट। तो आप एम्पलीट्यूड के लिए निकाल लिए कि एम्पलीट्यूड किस कंडीशन में 0 होता है, किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। इसी तरीके से आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट किस कंडीशन पे 0 होगा, किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। वो कब होगा, जब टाइम के साथ में वेरिएशन आप देखोगे। टाइम जो है 0, t/2, 3t/2 होगा। जैसे ही आप t इक्वल टू 0 लिखोगे या t/2 लिखोगे या 3t/2 लिखोगे, उसी तरीके से साइन ओमेगा t इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें साइन ओमेगा t इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो हमारा जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा वो 0 होगा, राइट। जब t इक्वल टू 0, t/2, 3t/2 लिखोगे तो साइन ओमेगा टू 0, देन y इक्वल टू 0, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टिकल जो हमेशा जो है मीन पोजीशन जो है पास करेंगे ट्वाइस, मतलब मीन पोजीशन में एक साइकिल में 2 बार पास करेंगे, राइट। इसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम तो देख लिया, t इक्वल टू 0, t/2, 3t/2 लिख लिया, और मैक्सिमम कब होगा, t इक्वल टू t/4, 3t/4, 5t/4, इस तरीके से होगा। तो साइन ओमेगा t इक्वल टू +-1, राइट। साइन ओमेगा t इक्वल टू +-1 इस तरीके से होगा। तो आपका जो है जो रिजल्टेंट वेव पे जो निकल के आएगी डिस्प्लेसमेंट, वो मैक्सिमम होगा एट द टाइम t इक्वल टू t/4, 3t/4, 5t/4, इस तरीके से होगा। अगर वो वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू जो 1 हो जाएगी यहाँ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम निकल के आएगा। तो उस मैक्सिमम पॉइंट पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि हर साइकिल पे 2 बार आएगा हर पार्टिकल के लिए साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स व्हेन 2 साइनसोइडल वेव्स जो है एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन पास करती हैं इन ये लॉन्ग स्ट्रिंग में। तो हमने इक्वेशन निकाल लिया और कुछ कंडीशंस निकाले, किस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, किस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड 0 होगा, किस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, किस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा।